नमस्कार दोस्तों। हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने क्लास 9th और क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ा। उसके बाद चैप्टर वाइज रिवीजन किया। आज से हम क्लास 9th का पॉलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे। क्लास 9th का पॉलिटी चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। उसके बाद हम यह थ्योरी पढ़ने के बाद कल हम इसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो हम आज क्लास 9th पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में जिनका भी 40 नंबर का पॉलिटी है एसएसटी में, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम यहाँ से केवल वही देखेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है हम वहाँ से पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से एक सरल परिभाषा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे वो सरल परिभाषा क्या है, तो वह परिभाषा है, देखिए यहाँ पर, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी वह सरल परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हम। देखिए यह एक बहुत उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। और उसके आगे, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव यानी म्यांमार में जो शासक थे उनका चुनाव कैसे हुआ था, तो उनका चुनाव लोगों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हुआ था। देखिए, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। सरकार के फैसले में लोगों की भागीदारी होती है तो वह लोकतंत्र होता है। लेकिन जहां पर लोकतंत्र नहीं होगा वहां पर जो शासक होंगे वे फैसले अपनी मर्जी से लेंगे और उनके फैसले में जनता की यानी लोगों की कोई भागीदारी नहीं होगी। उसके आगे देखिए, यहाँ पर भी देखिए, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे ही देश के शासक बन गए और जो शासक फैसला लेता था उनमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। यानी हम बोल सकते हैं कि म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। उसके आगे देखेंगे, पिनोसे यानी चीले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए थे। यानी सऊदी अरब के जो शाह है, यानी जो सऊदी अरब के शासक हैं, वे लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। यानी जो हमने परिभाषा पढ़ा लोकतंत्र का, क्या परिभाषा पढ़ा, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा है। लेकिन लोकतंत्र में जहां पर लोगों द्वारा चुना तो जाता है, चुनाव तो होता है और सरकार भी चुना जाता है, लेकिन वह सरकार जो है, उस सरकार के जो फैसले होते हैं उनमें लोगों का भागीदारी नहीं होता, तो उस प्रकार के सरकार को भी हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। यानी यहाँ पर दिया है ना कि जैसे म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, जिनका शासन पर यानी जिनका सेना पर अधिकार था वही शासक बन गए थे। और उसके बाद पिनोसे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते थे। और जो सऊदी अरब है वहाँ के जो शासक होते थे शाह, उनका भी चुनाव लोग नहीं करते थे। और जो सऊदी अरब में जो राजशाही परिवार में जन्म लेते थे केवल वही शासक बनते थे। और उसके बाद जो हमने परिभाषा पढ़ा उसके लिए दिया है कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किए तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी इसमें क्या दिया है, क्या बोला है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक सरल परिभाषा है लोकतंत्र का, पर अगर इसी परिभाषा को हम एकदम सत्य मान लें या पर्याप्त मान लें तो उन सभी देश के शासकों को भी लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह लोकतांत्रिक ढंग से देश को नहीं चलाते। अब आगे देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर देखिए, समकालीन दुनिया की हर सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो खुद को लोकतांत्रिक
कहना या कहलवाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब हम लोकतंत्र की परिभाषा को अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में, और लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक सरकार है उनकी विशेषताओं को जानेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे हम। देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनती है। यह परिभाषा हमने पढ़ चुका है, लेकिन अगर यही परिभाषा लोकतंत्र का पूर्ण रूप से मतलब जो यह परिभाषा है, यही परिभाषा पर्याप्त होती तो वे सभी लोकतांत्रिक यानी वे सभी देश के सरकार को लोकतंत्र कहना पड़ता जो चुनाव करवाती हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल खड़ा होते हैं। वे सवाल कौन कौन से हैं यह देखेंगे अब हम। देखिए इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। उसके बाद देखिए आगे, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। देखिए आगे, सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। जो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है लोकतंत्र के लिए, इन सबका जवाब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में, कब, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, देखिए उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगस्त 1999 में जो वहां पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसको क्या किया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। यानी अगस्त 1999 में क्या किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां के लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई शासक को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठन ने कहा कि यह जो जनमत संग्रह है यह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। देखिए आगे, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए भारत के संविधान को बदल डाला। पूछ सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्तापलट कब की थी, तो अगस्त 1999 में। और उसने जनमत संग्रह कब करवाया था, तो सन 2002 में जनमत संग्रह करवा के अपने कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया था, तो 5 साल के लिए। और उसके बाद अगस्त 2002 में क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए उसने पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। कब, अगस्त 2002 में। देखिए इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव कराए गए। यानी जो क्या लिखा है इसमें कि लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए उसने क्या किया, पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया अगस्त 2002 में। और इसके अनुसार वह राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। और मंत्रिपरिषद के कामकाज के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर फौजी क्या रहते थे, सदस्य जो रहते थे फौजी रहते थे। और इस कानून के पास हो जाने के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थे। यानी इसमें क्या हुआ है, स्पष्ट रूप से देखें तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था,
अगस्त 1999 में, अगस्त 1999 में क्या किया था, देखिए लिखा है यहाँ पर, अक्टूबर सॉरी अगस्त नहीं, पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, अगस्त नहीं अक्टूबर 1999 में जो पाकिस्तान का लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ सरकार था उसको उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया, बाद में खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया और 2002 में जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा भी दिया। जब 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़वा लिया तो वहां पर मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। फिर अगस्त 2002 में उसने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला और उसके बाद चुनाव भी हुए पाकिस्तान में, और चुनाव हुए और चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको कुछ अधिकार भी मिला, लेकिन जो सर्वोच्च अधिकार था वह राष्ट्रपति यानी जो सर्वोच्च अधिकार था वह सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। यानी स्पष्ट है कि हम इसको लोकतांत्रिक ढंग से यानी लोकतांत्रिक सरकार नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वह लोगों के द्वारा चुने हुए शासक के पास न होकर सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। और देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। क्या हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। चुनाव हुए थे, चुनाव हुआ और प्रतिनिधि भी चुने गए, उनको कुछ शक्तियां भी दी गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वे सेना के पास ही थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, यानी जनरल मुशर्रफ के पास। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई, देखिए वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता ने नहीं चुनी थी। यानी जो असली शक्ति होती है, मेन शक्ति, वह उन लोगों के पास होती है जिन्हें जनता ने नहीं चुनी थी। कुछ देश में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। देखिए, कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। यानी अब हम इस जो आगे ऊपर पढ़े उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है, निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति रहती है, वह जो लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उनके पास रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ था कि चुनाव तो हुए, लेकिन चुनाव हुए और कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिकार थे वे किसके पास थे? जनरल मुशर्रफ के पास और सेना के अधिकारियों के पास। तो उसको हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं बोल सकते। और हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का सरल परिभाषा हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में जो सरकार है उसका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। और उसके बाद यह भी पढ़ा हमने कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय है वह, यानी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखिए आगे यहाँ से भी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या पूछा गया है यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में। देखिए, चीन की संसद को देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर? कवांगुओ रेमबी डाई ई वायो, यानी इसको बोलते हैं, देखिए, राष्ट्रीय जन संसद। हमें इतना याद रखना है कि चीन की संसद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जन संसद। देखिए, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। यानी चीन के संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं? 5 वर्ष बाद। और चीन के संसद को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। और चीन के संसद को राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जन संसद। और राष्ट्रीय जन संसद में के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और चीन से करीब 3000 लोग इस संसद में शामिल होते हैं। और इसी संसद में जो सदस्य होते हैं वही चीन के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और चुनाव लड़ने से पहले क्या करना होता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवारों को मंजूरी लेनी होती है। आगे देखते हैं, 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ ही छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी उम्मीदवारों को, तो 2002 और 3 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने केवल अपने उम्मीदवारों को मंजूरी दी और जो उससे संबंधित पार्टी थी उसको मंजूरी दी। सभी को चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं दी थी। अब आगे देखते हैं,
देखिए 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। यानी मेक्सिको कब आजाद हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। और उसके बाद मेक्सिको में राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों में कराया जाता था? तो 6 वर्षों में। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी देखिए नामक एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव हिस्सा में भाग लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI को मतलब कुख्यात थी। यानी जो मेक्सिको 1930 ईस्वी में आजाद हुआ था, उसके बाद देश में कभी भी राष्ट्रपति शासन या तानाशाही शासन नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन सन 2000 तक हर पार्टी में यानी सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नामक पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन उन्हें कभी भी क्या नहीं मिलती थी? जीत नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो PRI पार्टी थी वे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर खुद जीत जाती थी। उसके आगे देखेंगे। देखिए सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। यानी मीडिया भी जो थी वह विपक्षी दलों की आलोचना करती थी और उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में क्या करते थे? मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में काफी पैसे खर्च करती थी। देखिए अब क्या लिखा, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? तो इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। यहाँ क्या है? यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्या है इसको कब पता चलेगा? जब हम आगे पढ़ेंगे तब। देखिए यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में देखिए क्या लिखा है? चीन के चुनाव में लोगों के पास विकल्प नहीं होता था। ठीक है, चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता था। लोगों को शासक दल या उनके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब आगे देखेंगे हम। देखिए हाँ, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने का भी अधिकार होना चाहिए, यानी चुनने की भी स्थिति होनी चाहिए। देखिए उसके बाद लोगों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। यानी इसमें क्या, इसके कहने का अर्थ क्या है कि जो चीन में क्या था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ही चुनाव लड़ने के लिए दूसरे उम्मीदवारों को मंजूरी लेनी पड़ती थी। और 2002-3 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मंजूरी दी थी जो उनके उम्मीदवार थे, और जो उनसे संबंधित पार्टी थी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती थी, केवल उनको ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिली थी। और मैक्सिको को 1930 ईस्वी में आज़ादी मिली। उसके बाद से उसमें कभी भी सैनिक शासन नहीं लगा, लेकिन सन 2000 तक PRI जो पार्टी थी वही हमेशा सत्ता दल में रहती थी। और जो PRI पार्टी के विरोधी थे, विपक्षी थे, वे चुनाव में जब खड़े होते थे तो उनको कोई भी हथकंडे अपनाकर कहीं भी गड़बड़ करा के PRI पार्टी जो है खुद चुनाव जीत जाती थी। कई बार तो जहां पर मतदान केंद्र रहता था वह उसको कैंसिल कर दिया जाता था, वहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे बहुत से लोग मतदान नहीं कर पाते थे। तो इसको हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार में लोगों के पास जो है, यानी लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के पास अपने पसंद का ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जो चुनाव करवाते समय लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, एक से अधिक विकल्प होना चाहिए, ताकि जो वर्तमान समय में सरकार है अगर वह सरकार लोगों को पसंद नहीं है तो लोग, जनता उस सरकार को गद्दी से हटा दे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का, देखिए एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। देखिए हमने क्या पढ़ा है, किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है कि
पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता था। अब आगे देखते हैं हम, देखिए, और उसके बाद फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। यानी जो यह तीनों विकल्प दिया है, 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया जो है देश, वहां के नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता था। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा था। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक वोट का महत्व एक जैसा नहीं था। ऊपर क्या लिखा है कि एक वोट प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, तो ऐसा इन तीनों में नहीं है। वहां पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, आप लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। और इसमें हमने क्या क्या जो यहाँ पर हेडलाइन में दिया है ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का हुआ जो उसमें जितना भी हम आगे ऊपर पढ़ रहे हैं उसका मेन अर्थ जो है यहीं पर दिया है। ऊपर क्या दिया था कि लोकतंत्र में एक से अधिक विकल्प होना चाहिए ताकि लोग अपने पसंद के सरकार को चुन सके, और प्रति व्यक्ति का हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से जो महत्वपूर्ण रहेगा केवल वही पढ़ेंगे जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे को 1980 में कब मिला था, 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। और मैक्सिको को कब मिला था, मैक्सिको को कब मिला था, तो मैक्सिको को मिला था 1930 में। ठीक है, और जिम्बाब्वे को कब मिला, 1980 में। यह एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए उसके बाद देश में जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। और उसके आगे देखते हैं, आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। देखिए सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार देखिए सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। फिर 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। कब जिम्बाब्वे को कब स्वतंत्रता मिली थी, तो 1980 में। देखिए आगे जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय, यहाँ पर लिखा है देखिए, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अध्याय 5 में देखेंगे, लेकिन अब आगे देखते हैं यहाँ पर जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में या जहाँ से महत्वपूर्ण है। यह केवल उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो जिनका 40 नंबर का जियोग्राफी है, मतलब 40 नंबर का पॉलिटी है, जियोग्राफी नहीं पॉलिटी। देखिए आगे देखते हैं हम, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वह संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा, यानी नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करे सरकार अपने मन से, सरकार बन गई तो अपने मन से कुछ भी करे, नागरिकों के अधिकार से कोई मतलब न रखे, तो ऐसा नहीं है। सरकार भी, चुनी हुई सरकार भी संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकारों के भीतर ही काम करती है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, देखिए जहां से जो मेन है ना उसी को देखेंगे केवल हम।
नहीं तो ऐसे कहानी की तरह बहुत पढ़ेंगे, खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए अब हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क आप पढ़ेंगे आप। देखिए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे इससे अस्थिरता होती है, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है, यह लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है, ठीक है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में देरी होती है, इसमें नेता बदलते हैं, इससे अस्थिरता होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकार में इतने सारे लोग होते हैं कि बहस और चर्चा करनी पड़ती है इतनी लोगों से कि हर फैसले में देरी होती है। देखिए सरकारी काम में हर काम में देरी होती है ना। आगे देखते हैं, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। आगे, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। अब आगे देखेंगे, अब ये हो गया लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ेंगे। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश या दुनिया के अन्य हिस्सों से गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आगे देखते हैं, इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार के आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उससे उनमें लोकतंत्र किसी दूसरे से बेहतर है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम देखेंगे। कहा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देख लिए, अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या लिखा है। चीन में 1958 से 61 में, देखिए इंपॉर्टेंट है, चीन में कब, चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा। विश्व इतिहास में अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। कितने लोग भूख से मरे? करीब 3 करोड़ लोग। इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक, देखिए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यानी अब देखिए यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी, यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है वह लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना उसकी बाध्यता है, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक यानी तानाशाही सरकार है वह लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और लोगों को अधिकार नहीं होता कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उनसे, लोगों के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह जो तानाशाही शासक होते हैं उनसे जवाब मांग सके। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार में लोगों के पास अधिकार होता है कि वह सरकार से जवाब मांगे। देखिए और यह सब सरकार चलाने, देखिए और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। क्यों? अगर लोकतंत्र में जो सरकार है वह लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देगी तो लोग अगली बार उसको गद्दी से हटा देंगे। देखिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में सरकार से जवाब मांग सकते हैं, पर गैर लोकतांत्रिक शासन में सरकार से जवाब मांगने का कोई अधिकार जनता के पास नहीं होता। देखिए गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। यानी जब ज्यादा लोग बैठकर फैसला लेंगे तो गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं।
इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और उसके बाद देखिए, लोकतंत्र से जुड़ा तीसरा तर्क क्या है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। यानी किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दोबारा दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगी। यानी अ, अगर दो समूहों का पसंद में टकराव होता है, विरोध होता है, तो जो बड़े समूह होंगे उनके पसंद को छोटे समूह को मानना होगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे समूह वाले हैं उनमें क्या होगा? असंतोष पैदा होगा और नाराजगी होगी, ठीक है। देखिए, ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। मतलब कोई भी हमेशा के लिए सरकार पे नहीं बैठा रहेगा, सरकार हमेशा बदलती रहती है और कोई हमेशा पराजित भी नहीं होगा, वह भी कभी भी सत्ता में आ सकता है। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। यानी भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं है तो लोग एकजुट भी नहीं रहेंगे। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। यानी लोकतंत्र में नागरिकों के पास बहुत से अधिकार होते हैं, जो सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक है उसमें सरकार से सवाल पूछने का कोई गुंजाइश नहीं होता। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र जो है नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को। देखिए, यह किसी शासक यह किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए जवाबदेह होते हैं। देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर मिलता है। यह लोकतंत्र के देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलती को ठीक करने के अवसर देता है। और हमने अभी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ा और फिर लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र का वृहत वृहत अर्थ देखिए। हम यहाँ पर आगे देखेंगे जो जहाँ से पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता। अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता तथा कौशल नहीं होता। आगे देखेंगे। मैं यह पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से इतना विशेष नहीं दिया है, विशेष जो मैंने ऊपर पढ़ा था वही था केवल। अब हम आगे देखेंगे। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा इसको देख लेते हैं। मुख्य मुख्य जो जो हमने पढ़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अक्टूबर 1999 में क्या हुआ था? अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने क्या किया था? पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में क्या किया था? वहां की लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और खुद मुख्य कार्यकारी बन गया। और 2002 में क्या किया? जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराया और
अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। फिर उसके बाद वहां के लोगों ने विरोध किया तो उसने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान, किसके जरिए, कब किया था, अगस्त, देखिए ये पूछ सकता है, अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। क्या किया था, संविधान को बदल डाला। और जब यह कानून पास हो गया तो उसके बाद वहां पर चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको कुछ अधिकार मिले, लेकिन जो मुख्य अधिकार था वह सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास था। यह पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि चीन के संसद को क्या बोलते हैं, तो चीन के संसद को क्या बोलते हैं हम, तो राष्ट्रीय जनसंसद। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चीन के संसद में कितने लोग आते हैं, तो करीब 3000। और 2002-3 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे ही मतलब संसद में जाने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। और 2002-3 में वे केवल उन्हीं उम्मीदवार को मंजूरी देते थे जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए रहते थे। और उसके बाद चीन में अकाल कब पड़ा था, तो चीन में अकाल पड़ा था 1958 और 1961 के बीच चीन में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। और उसके बाद मैक्सिको को आज़ादी कब मिली थी, तो मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में। कब, 1930 में। और यहाँ पर किसकी, मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 ईस्वी में। और रॉबर्ट मुगाबे जो थे यहाँ पर क्या बने थे, और नहीं, रॉबर्ट मुगाबे यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब मिली थी श्वेत अल्पसंख्यकों से, तो जिम्बाब्वे को मिली थी 1980 ईस्वी में। यह सब हमें याद रहना चाहिए। और जो फिजी, सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। कहाँ पर, सऊदी अरब में। देखिए वोट देने का एक क्वेश्चन पूछा है बिहार शिक्षक भर्ती में कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में मिला था, तो देखिए न्यूजीलैंड में कब मिला था सबसे पहले, न्यूजीलैंड में कब मिला था, तो 1893 ईस्वी में। और उसके बाद न्यूजीलैंड के बाद देखिए फिर अमेरिका में कब मिला था, यह भी देख लेते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1920 में। और उसके बाद ब्रिटेन में देख लेते हैं, ब्रिटेन में कब मिला था, तो 1928 में। और सऊदी अरब में तो दिया है कि 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी 2015 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1980 में। और मैक्सिको को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1930 ईस्वी में। ये सब हमें याद रहना चाहिए। और सऊदी अरब और फिजी और एस्टोनिया ये सब क्या करते थे कि एक वोट का महत्व, एक व्यक्ति एक वोट का महत्व का पालन नहीं करते थे। हमने पढ़ लिया। और इसके बाद जब हम इसका क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा ना, उसका अगर रिवाइज उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे ना, तो हमारा सब तैयार हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते थे। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया। आगे की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।